हमारा आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स। तो जो हमने अब तक रिफॉर्म्स पढ़े, एलपीजी के रिफॉर्म्स जो पढ़े, एलपीजी पॉलिसी हमने जो पढ़ी, इसके अंडर इंडियन इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और साथ के साथ हम इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फेलियर्स को भी देखेंगे साथ के साथ। तो आओ सबसे पहले अपना शुरू करते हैं कि इकोनॉमी ने हमारी परफॉर्म कैसा किया। इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग रिफॉर्म्स। ठीक, तो ग्रोथ में हमने क्या किया? जीडीपी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5.6% इन 1980 टू 91, यानी इन 10 सालों में जो हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ थी 5.6% से बढ़कर 7-12 के बीच में, यानी 7 से 12 के बीच में ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा 8.2% का हो गया। तो 1980 91 में हमारी जो जीडीपी थी वो 5.6% से ग्रो कर रही थी, और वो 2007 12 में बढ़कर 8.2% हो गई। ओके, ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड, सेकंड पॉइंट देखते हैं। ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज्ड, तो जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थे वो डिक्रीज हुए। द इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म्ड पुअरली, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसने भी बहुत बुरा परफॉर्म किया। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक आईटी सेक्टर था जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और ड्यूरिंग रिफॉर्म्स पीरियड ज्यादातर जो बेनिफिट मिले वो आईटी सेक्टर को ही मिले। एंड ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर वाज हाईली स्टिमुलेटेड मतलब जो ड्राइव्ड बाय, जो हमारी ग्रोथ थी वो मेनली जो ड्राइविंग सीट पे जो बैठा था वो सर्विस सेक्टर बैठा था। stimulated by growth of information technology in India। थर्ड पॉइंट देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट was 8.45% ऑफ जीडीपी बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पहले देखें तो हमारी जो जीडीपी का 8.5% था फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वित्तीय घाटा। Later, the implementation of LPG policies, यानी liberalization, privatization and globalization policies enabled the government to generate significant revenue। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया, और इस पैसा आने की वजह से गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट था वो डिक्रीज होके जीडीपी का, हमारे देश की जो टोटल जीडीपी थी उसका 4% हो गया। तो जीडीपी क्या होती है? जीडीपी बेसिकली हमारी एक साल के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमने प्रोड्यूस किए हैं उनकी वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। तो उसका 4% हो चुका था, घर घटकर कहां से 8.5 से 4 पे आ गए, 8.5 से 4 पे। एमएनसीज वर अलाउड टू एंटर इन इंडियन मार्केट, जो मल्टीनेशनल कंपनी थी अब इंडिया में उनको इंडिया में उनको अलाउ कर दिया गया। रिफॉर्म्स ऑल्सो abolished restrictions on foreign investment and opened the doors for inflow of foreign capital। ये बातें हमने कहां पढ़ी हैं? ग्लोबलाइजेशन में पढ़ी हैं बहुत डिटेल में, कि एफडीआई को इनेबल किया गया, 100% तक एफडीआई बढ़ा दी गई। इससे हमारे देश में जो फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो था वो कहीं ज्यादा बढ़ गया। गवर्नमेंट लिबराइज्ड पॉलिसी enabled the increase of foreign direct investment and foreign exchange reserves। तो इससे हमारे पास एफडीआई बढ़ी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा। इट ब्रॉट सेवरल चेंजेस इन इंडियन मार्केट, और ओवरऑल हमारे देश में कंपटीशन बढ़ने की वजह से, इनकम बढ़ने की वजह से ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। दस इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेटेड विद डाइवर्स एक्टिविटीज। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी की वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। तो इन पॉलिसीज का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। अब हम लोग फेलियर्स देखेंगे, एक एक करके अपने फेलियर्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो फेलियर है वो ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट है। ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है यहां पे कि हम ने ग्रोथ तो करी,
पर सिर्फ एक सेक्टर को ही ग्रोथ हुई, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई, और जो ग्रोथ हुई वो सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर में हुई। तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये पॉलिसी थी वो इंक्लूसिव ग्रोथ वाली पॉलिसी नहीं थी। तीनों सेक्टर का, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर, तीनों सेक्टर का इक्वल ग्रोथ नहीं हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज बैडली हिट और वहां पे मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हुई, सिर्फ सर्विस सेक्टर को बेनिफिट्स मिले। तो हम ये तो कह सकते हैं कि जीडीपी में हमारे ग्रोथ थी, बट employment opportunities were not generated in the economy. Why? The Indian economy did not have inclusive growth during the reforms. Three sectors of the economy showed no growth. तीनों ही सेक्टर में हम कह सकते हैं कि कोई खास ग्रोथ हमें नहीं दिखाई दी। Growth of service sector increased significantly, but there was no growth in agriculture sector. The government of India focused more on the revival of the service sector than agriculture sector, even though about 65% of total population dependent on it. हमारे देश की लगभग 65% जनता एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, फिर भी गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर की रिवाइवल में लगी रही और एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान गवर्नमेंट ने नहीं दिया। नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए और उनका इंपैक्ट देख रहे हैं हम, और उसके फेलियर्स। बेसिकली हमारा जो सारा टॉपिक है फेलियर का टॉपिक है। तो रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, तो मेन हेडिंग थी है कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कम हुआ था। गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी हटा दी, रिमूव कर दी, जिसका इंपैक्ट ये हुआ कि जो रिलेटिवली कंपैरेटिवली पुअर फार्मर्स थे उनके लिए फर्टिलाइजर्स या दूसरी चीजें थोड़ी महंगी हो गई। और गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स पीरियड के ड्यूरेशन में इरिगेशन, पावर या रोड्स एंड मार्केट लिंकेज पे काफी कम इन्वेस्टमेंट करी या इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है गवर्नमेंट की। सो पुअर फार्मर्स वर नॉट एबल टू बाय fertilizers without subsidy. This further affected the growth of agriculture. Significant, next है significant changes in policies. गवर्नमेंट ने कुछ और पॉलिसीज में चेंज किया। देखो, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इंडिया जो है WTO का मेंबर बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए इंडिया ने काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस किए। जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता था उसको एबॉलिश कर दिया गया फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करी। और इन सब का वजह से क्या हुआ कि इंडियन फार्मर्स को इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ा, जो ऑलरेडी काफी डेवलप थे, जिनका जो बहुत ही हाई क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहे थे, और इनसे उन्होंने इंडियन मार्केट को एक तरह से फ्लडेड कर दिया अपने गुड्स से। और हमारे देश के जो फार्मर थे वो कंपीट नहीं कर पाए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी वो सारी हटा दी थी। तो इंडियन मार्केट विदेशी प्रोडक्टों से भर गया था। दिस कंडीशन, द कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर्स बिकेम वर्स। इन सब चीजों की वजह से इंडियन फार्मर की कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई। तीसरा इसी के अंदर पॉइंट हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑप्टेड एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी इन एग्रीकल्चर। देयर वाज अ ड्रास्टिक शिफ्ट इन प्रोडक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट टू इंटरनेशनल मार्केट। मींस इसका मतलब यह है कि जब इंडिया की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी शुरू हुई तो अब हम डोमेस्टिक मार्केट के लिए फार्मर्स ने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया और इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन शुरू किया। मींस फूड ग्रेन से शिफ्ट हो गए कमर्शियल गुड्स पे या कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। दिस led to commercialization of agriculture such that production of cash crops instead of food crops.
तो हमारे देश में फूड की ग्रेन की तो वैसे ही कमी थी और इसकी वजह से फूड ग्रेन की कमी और होने लग गई, विच फर्दर वर्सन द सिचुएशन इन द सेंस दैट इंडिया फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, और इंडिया में फूड ग्रेन की शॉर्टेज भी हो गई इसकी वजह से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जैसे एग्रीकल्चर में हुआ था कुछ वैसा ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब गवर्नमेंट ने कोटा और जो ये टैरिफ्स थे ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स जो हटा दिए, रिमूव कर दिए, तो इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल प्लेयर्स जो थे, जो कंपनियां थी, वो हमारे देश में आसानी से आ सकती थी, और क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप थी तो हमारे देश में जब वो आए तो उनके जो गुड्स थे वो बिकेम कंपैरेटिवली चीपर, दे बिकेम कंपैरेटिवली चीपर, और जिसका इंपैक्ट ये पड़ा कि हमारे देश में जो डोमेस्टिकली गुड प्रोड्यूस्ड गुड्स थे वो उनके मुकाबले चीपर हो गए, सस्ते हो गए। हमारे देश में जो चीजें बन रही थी वो उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही थी क्योंकि हमारे पास अभी इतनी बल्क में हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे और हमारी कॉस्ट ज्यादा थी और इसकी वजह से हम compete नहीं कर पाए। इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू compete विद फॉरेन प्रोड्यूसर्स, सो चीपर इंपोर्ट्स डिक्रीज्ड द डिमांड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल गुड्स। तो जो सस्ते दामों पे इंपोर्ट हो रहा था, अब देखो आप ही समझिए इस बात को, अगर आपको कोई प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है और वही सेम प्रोडक्ट किसी और दुकान पे आपको महंगा मिल रहा है तो आप कहां से खरीदोगे? जहां से सस्ता मिलेगा। तो सेम वही चीज हुई कि जब हमें डिफरेंट डिफरेंट गुड्स सस्ते दामों पे मिलने शुरू हो गए तो हमने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड कम कर दी बिकॉज दे वर कंपैरेटिवली कॉस्टलियर, और हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स सस्ते दाम पे या चीपर रेट पे नहीं बेच सकते थे क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही हाई आ रही थी। दे वर यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड उतनी बल्क में वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, और ना ही उनके जो गुड्स थे इस हाई स्टैंडर्ड के थे कि जो इंटरनेशनल मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उनसे compete कर सके। बिकॉज इंडियन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स lacked in technology and fund, and it became very difficult for them to compete with international market या international markets player। कंपैरेटिवली हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने डिस्कस किया आपसे, ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देयर वाज एन एडुक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज पावर सप्लाई। गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट थी ऐसे सेक्टर्स में वो भी इनएडिक्वेट थी, जरूरत के हिसाब से नहीं थी। दिस मेड प्रोडक्शन कॉस्टलियर। ऑन द अदर हैंड, foreign producers could sell their goods and services at cheaper prices with lower cost of production. They were already established, they had better fund with them, they had better technology with them, and it enabled them to sell their goods at cheaper price. Also, Indian producers जो थे उनके पास ग्लोबल मार्केट में एक्सेस नहीं थी। नॉन टैरिफ बैरियर्स restricted entry of Indian producers to the global market। जैसे कोटा वगैरह होता है इसको हम नॉन टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं। This drastically affected the growth of industrial sector during economic reforms। नेक्स्ट इसी में हम इसी के अंदर जो पॉइंट है हमारा ग्लोबलाइजेशन का पॉइंट है कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़े हमारे ऊपर, हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर। This created the condition of free movement of goods and services from foreign countries, but affected the growth of domestic industries and employment generation in India। तो हमारे देश में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको बहुत ही मेजर हिट हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और एम्प्लॉयमेंट भी काफी सफर हुआ। Thus, the industrial sector performed poorly in the reform period with adverse effect of removing tariff and non-tariff barriers on imported goods। तो हम ये जो हमने बातें ऊपर देखी हैं ये उन्हीं का इंपैक्ट है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री मूवमेंट था, लोगों को सस्ते दाम पे जहां से मिला, जो इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने बहुत ही सस्ते दाम पे इंडिया में
अपनी पहुंच बनाने के लिए सस्ते दाम पे प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को प्रोवाइड किया। जैसे चाइना ने, देखो आज हमारे देश में वो चाइना घर घर में घुसा हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम विदेशी प्रोडक्ट पे तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, पर इंडियन प्रोडक्ट्स पे हम विश्वास ही नहीं करते। और ये सब कैसे हुआ? ये सब इसी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ। अब चीजें आपको विदेश से आराम से आप मंगा सकते हो। तो जो बेनिफिट्स थे, कुछ निगेटिव इंपैक्ट भी थे। तो हमारे प्रोड्यूसर्स, इंडियन प्रोड्यूसर्स के ऊपर इसका काफी निगेटिव इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विसेज या फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक तो होता है सेल ऑफ ऑनरशिप, जिसमें कंपनी अपने आउटराइट अपने पूरे के पूरे शेयर, अपने पूरे की पूरी ऑनरशिप ही बेच देती है, सेल कर देती है अपनी कंपनी को। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो स्टेट यानी गवर्नमेंट अपने शेयर्स धीरे धीरे या ग्रेजुअली निकाल लेती है, धीरे धीरे अपने शेयर्स मार्केट में बेचना शुरू करती है और मार्केट में बेच देती है। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। बेसिकली इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा निकालना। अपनी उस फॉर्म में से आपने पैसा निकाल लिया, और कैसे निकालोगे? आप अपने शेयर्स बेच दोगे धीरे धीरे। तो गवर्नमेंट ने भी वही किया। जैसे हम, मैंने बता रखा है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि गवर्नमेंट टू डिसइन्वेस्ट एयर इंडिया प्रोजेक्ट। जो एयर इंडिया है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट काफी टाइम से ट्राई कर रही है कि उसमें अपने जो शेयर्स हैं वो बेच दें। अभी बिडिंग वगैरह हो रही है, कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि आपको न्यूज आ जाए कि गवर्नमेंट ने एयर इंडिया किसी प्राइवेट प्लेयर को बेच दिया, प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, डिसइन्वेस्ट कर दिया। तो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट टू बी यूज्ड इन स्पेशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट जो पब्लिक अंडरटेकिंग से पैसा कमाती थी, उसको उन्हीं पब्लिक अंडरटेकिंग के डेवलपमेंट में यूज नहीं करती थी, बल्कि वो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम में यूज करती थी। तो इसका एक इंपैक्ट पड़ा कि जो ये पीएसयूज जो उस समय प्रॉफिट मेकिंग में थे, उनका डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ, तो वो भी फिर घाटे में और लॉस में जाने लग गए। क्योंकि गवर्नमेंट यहां से जो रेवेन्यू कमाती थी, उस रेवेन्यू को वो सोशल वेलफेयर में लगा रही है। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? हाउएवर देयर वर मेनी पीएसयूज which incurred losses and thus were sold to private sector at minimum value। तो गवर्नमेंट ने ऐसे पीएसयूज जो लॉसेस में जा रहे थे, प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू किया, और काफी सस्ते में और मिनिमम वैल्यू पे बेचना शुरू किया। तो गवर्नमेंट को यहां से भी लॉस हुआ कि जितनी ज्यादा वैल्यू, उसकी जो बिजनेस की वैल्यू थी, उस वैल्यू से कम पे वो बेच रही है। There had also been a substantial loss to the government from disinvestment। तो इस तरह के सेल से और इस तरह के डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट को काफी लॉस उठाना पड़ा। एंड मोर एवर प्रोसीड्स ऑफ सेल्स, तो गवर्नमेंट जो पैसा बेचकर जो पैसा निकाल रही थी या पैसा कमा रही थी, इसको भी जो दूसरी पीएसयूज थी उनके डेवलपमेंट में यूज नहीं कर रही थी गवर्नमेंट। और इसका इंपैक्ट वही हुआ कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो इतनी ग्रो हो सकती थी या डेवलप हो सकती थी, वो एडिक्वेट डेवलपमेंट उनका नहीं हुआ। गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसीज लाइक टैक्स इंसेंटिव, टैक्स रिलेटेड या दूसरे जो लीगल पॉलिसीज गवर्नमेंट की, फिजिकल पॉलिसीज, उनके बारे में बात करते हैं, उसके फेलियर के बारे में बात करते हैं। द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड द टैक्स रेट टू कर्ब टैक्स इवेजन and thereby generated more tax revenue for public expenditure। तो गवर्नमेंट ने जब टैक्स रेट को कम किया कि भाई लोग टैक्स की चोरी ना करें, उसको कम करने के लिए इसका इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ा कि पब्लिक ने अब जो है टैक्स भरना शुरू किया और गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होने शुरू हुए। लेकिन आगे देखते हैं, रिफॉर्म्स ऑन ट्रेड पॉलिसी रिड्यूस द टैरिफ विच रिजल्टेड in a decrease in the revenue from custom duty। बट गवर्नमेंट ने जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए, उसमें जो रिड्यूस किए टैरिफ्स वगैरह इंपोर्ट्स के ऊपर, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था कस्टम ड्यूटी से, वो कम हुआ। मैनी फॉरेन कंपनीज वर अट्रैक्टेड टू इंडिया बिकॉज द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड
tax incentives to open up operations easily in India. This also led to reduction in tax revenues. तो जो बाहर जो कंपनियां आ रही थी उनको गवर्नमेंट ने टैक्स इंसेंटिव दिए कि अगर आप हमारे यहाँ बिजनेस सेटअप करेंगे तो आपको टैक्स में छूट दी जाएगी, कंसेशन दिया जाएगा। और इसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कम जनरेट हुए। तो दीज रिफॉर्म्स डिड नॉट हेल्प इंक्रीज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो ऑल्दो इन रिफॉर्म्स के हम पॉजिटिव बेनिफिट्स तो बहुत बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं मिली इन रिफॉर्म्स की वजह से। ओके